नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति दिवाकर और आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द क्लास टीचर ज्योति में। हम अभी क्या पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाई थी यूरोपीय संघ के ऊपर बनाई थी, और माफ़ कीजिएगा उसका पार्ट 2 लाने में मुझे बहुत ज़्यादा दिन लग गए। कारण ये था कि बीच में मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी और इसी कारण थोड़ा टाइम लंबा खींच गया। यूरोपीय संघ के बारे में मैंने आपको बताया कि वो क्या है, कब बना। मार्शल योजना के तहत वो बना था और उसका मास्ट्रिक्ट जो संधि थी उसके दौरान उसने अपने आप को विश्व के सामने खड़ा कर दिया। किसके सामने खड़ा कर दिया? अमेरिका के। अगर आपसे कभी पूछा जाता है अमेरिका के खिलाफ कौन है बेस्ट, तो आप बताते हैं यूरोपीय संघ। ये हमने अपनी पिछली वीडियो में सब एक्सप्लेन कर दिया था कि क्यों बना है, क्या कारण था, कैसा था। तो आप हमारी वो वीडियो जो है वो आप देख लीजिएगा, पार्ट 1 यूरोपीय संघ का। अब हम इसके आगे बढ़ने जा रहे हैं। मैं बताऊंगी आपको इसमें कि यूरोपीय संघ बन तो गया, कैसे वो आर्थिक रूप से राजनीतिक रूप में बन गया, लेकिन उसकी क्या क्या विशेषता। ये आपका पेपर में अक्सर आ जाता है कि यूरोपीय संघ की विशेषता बताइए या यूरोपीय संघ की कमियां। ये अलग अलग तरीके से आ सकता है। जैसे कि यूरोपीय संघ की खाली विशेषता बतानी है, उसका आपको उसके नंबर के हिसाब से डिटेल देनी होगी, या उन दोनों में कि उसकी विशेषता और कमी में तुलना कीजिए, ठीक है। या किस प्रकार से क्या ऐसा उसमें ऐसी क्या खूबियाँ हैं जो अमेरिका को वो मात दे सकता है। तो मतलब क्वेश्चंस जो है ना वो अलग अलग तरीके से आते हैं, बट आपको उसका मेन बेस समझ में आना चाहिए एक्चुअली वो आपसे पूछ क्या रहा है ना। तो हम आज यही सीखेंगे इसमें कि उसकी विशेषता क्या है। देखिए बाकी जो मैंने आपको अभी जो स्क्रीन पे दिखा रही हूँ ये तो है पॉइंट, लेकिन इसको मैं बहुत जल्दी निपटाना चाहती हूँ, तो आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ। तो बेसिक सी बात है, सबसे पहले पैसा होता है। तो यूरोपीय संघ जो है वो मिल के ना ऐसा काम करते थे कि अमेरिका जो WTO था ना, मतलब विश्व व्यापार में, वो उससे कई ज़्यादा भागीदारी निभा रहा था, ठीक है। और ये एक अच्छे की तरीके से काम करते थे, उनकी सेना की भी बहुत अच्छी थी। तो जब भी आपको किसी को बहुत मजबूत दिखाना हो तो आप उसके पॉइंट कैसे लिखते हैं, आर्थिक रूप से बहुत बता दो। मैं एक नॉर्मल सी बात बता रही हूँ। अगर कभी भी आपको बताना हो ना कि भाई ये ना ये बहुत उसका हाई है, क्यों से हाई है, तो सबसे पहले तो पैसे वाला बता देना, भाई ये पैसे वाला है। दूसरा, भाई इस ताकतवर है, इट मीन्स सेना है इसके पास। दूसरा, भाई उनके पास एकता, मतलब बहुत मिलके काम करते हैं। तो ये तो 3-4 चीज़ें होती हैं। अगर आप इसे ढंग से बताएंगे ना तो नॉर्मल सी बात है, सामने वाले से वो बेस्ट लगेगा। इससे पैसे वाला, इससे सेना अच्छी है, ये एकता में काम करते हैं, ठीक है, इनकी संस्कृति अच्छी है, समाज के साथ में चलते हैं, और ये बुलिंग नहीं करते। तो ये 2-4 चीज़ें हैं, तो सेम यूरोपीय संघ में थी। और जो मैंने आपको इसके पॉइंट बता रखे हैं, आपको इसी पॉइंट के हिसाब से आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको यही पॉइंट लिखने हैं कि ये इसकी विशेषता कि उसका यूरो है वो डॉलर को मात दे रहा था, सेना में अच्छे हैं, ये लोग मिल के काम करते हैं, और जो भी टारगेट होता था उसको कंप्लीट कर लेते थे, और अगर कोई प्रॉब्लम आपस में आती थी उनको मिलजुल के ख़त्म कर लेते थे। तो ये जो मैंने आपको बताया वो बेसिक आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बताया, लेकिन आपको जो मैंने अभी स्क्रीन पे दिखा रहा है ये इसके पॉइंट है जो आपको लिखने होंगे, और आपको एज इट लिखने होंगे। लेकिन समझने के लिए आप बेसिक लोकल लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पेपरों में आपको किताबी भाषा ही लिखनी पड़ती है, ठीक है। सो अभी आपको विशेषता बताइए। हाँ, अगर आपको पूछा जाए कि इसकी कमियाँ क्या है, आपको पूछा जा सकता है। कभी तुलना में आया था, कभी नॉर्मली 1 या 2 नंबर में इसकी कमियाँ पूछी जाती, तो आप बड़े ही आराम से बताएंगे कि भाई देखियो इतना बड़ा समूह है ना, तो मतभेद हो जाते थे, ठीक है। और जो इसकी मुद्रा थी ना यूरो, उसको कई देशों ने नहीं माना था, जैसे डेनमार्क, स्वीडन है। इन लोगों ने ना इसको माना ही नहीं कि नहीं हम क्यों माने, यूरो को क्यों माने, ठीक है। तो इनके बीच में थोड़ी ये मतभेद थी। ब्रिटेन को लेके भी था, क्योंकि जब इराक पे हमला हुआ तो ब्रिटेन जो है उसका सपोर्ट करता अमेरिका का। जब अमेरिका ने इराक पे जब हमला करा था ना, तो ये यूरोपीय संघ के कुछ सदस्य देश जो मना कर रहे थे, ये तो गलत कर रहे यार, ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन भाई ब्रिटेन जो था अमेरिका का साथ देता, तो वहाँ पे इसके सदस्य देशों में प्रॉब्लम शुरू हो गई, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि हाँ कुछ हद तक हो जाती है कि हम बहुत बड़े समूह में होते हैं, साथ में होते हैं, हर बार हमारे विचार सेम हो ये ज़रूरी नहीं है, हर बार हम एक ही बात पे यस कह दें ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो आपको मैंने अभी बताया, स्क्रीन पे आपको मैंने जो पॉइंट दिए हैं वो दिए हैं, लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया उसका मीन्स ये है कि आपको उसकी कमियाँ और उसकी विशेषता मैंने एक नॉर्मल लैंग्वेज में बताई है। सो हमने क्या जाना, यूरोपीय संघ कब बना, कैसे बना, उसकी विशेषता, उसकी कमियाँ।
हम जो है इस वीडियो में थोड़ा तेज़ बढ़ेंगे ताकि हम जल्दी जल्दी इस चीज़ को कवर कर दें, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि बहुत सब कुछ इसी में से आना है, तो हम कुछ बेस कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद भी अगर आपके कुछ डाउट रहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे, और मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगी। अब एक तो हमने बता दिया कि हाँ भाई अमेरिका को मात देने के लिए कौन खड़ा है, यूरोपीय संघ। अच्छा, उसके बाद भी तो कोई ना कोई होगा, हाँ है ना, कौन, आसियान। आसियान है जो कि सेकंड नंबर पर आता है अमेरिका को मात देने में। ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसमें बड़े बड़े देश आपस में मिलकर काम करते हैं, ठीक है। देश मिलकर जब काम करते हैं तो उसे हम संगठन कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी। अगस्त 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी। उस वक्त ये थे 5 देश, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस। इन 5 देशों ने मिलके एक बैंकॉक घोषणा के दौरान हस्ताक्षर किए और क्या बन गया, एक संगठन। बाद में इसमें 5 देश और जुड़ गए, जिसमें ब्रुनेई दारुसलाम आता है, वियतनाम आता है, लाओस आता है, म्यांमार आता है और कंबोडिया। ये 5 देश थे जो कि आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे होंगे उनके नाम। इन 5 देशों ने बाद में आसियान को ज्वाइन किया और अब उसकी संख्या कितनी है, 10। अब आपसे पूछा जाएगा भाई इसके उद्देश्य क्या होता है कि कोई भी हम ग्रुप बनाते हैं तो उसका कुछ एक एम रखते हैं कि हमें इस एम को प्राप्त करने के लिए हम जो है लोग मिल रहे हैं, ठीक है। वो एक उद्देश्य बनाते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या था, देखिए जैसे सेम उद्देश्य सबका होता है, पैसे से वो अपने आप को आर्थिक रूप से जो आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए नॉर्मल सी बात है, ये सारे के सारे जो देश है आपस में मिलकर काम करते हैं। तो ये 10 लोगों ने भी मिलकर आगे काम करना शुरू किया। इनका मेन उद्देश्य क्या था, आर्थिक रूप से सबको, जितने भी इसके सदस्य देश है सब आर्थिक रूप से आगे बढ़ेंगे। और नैतिकता समझ में आता है, लड़ाई नहीं करनी, प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करेंगे, इसे बहुत बड़ा रूप नहीं देंगे, आराम से चलेंगे लेकिन लड़ेंगे नहीं, ठीक है। हम प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ेंगे और आर्थिक रूप से सबल होंगे, लेकिन लड़ाई झगड़े या लालच जैसी चीज़ लेके नहीं, किसी के ऊपर अत्याचार करके नहीं। ये तो इसकी सबसे बेसिक चीज़ है। आसियान हमेशा नैतिकता के ऊपर टिका हुआ है, ठीक है। तो इसका मेन उद्देश्य सभी सदस्य देशों का आर्थिक विकास। दूसरा मैंने आपको बताया जिसकी लड़ाई झगड़ा नहीं होना, आपसी मेल मिलाप के साथ बढ़ना है। और तीसरा इसका मेन उद्देश्य था यूरोपीय संघ का एक अच्छा यूएनओ का एक बहुत अच्छा सदस्य, उसके रूल्स रेगुलेशन मानते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसके कारण हमारी छवि बेकार हो। ये है आसियान का मेन उद्देश्य, ठीक है। इसी के बलबूते पे वो आगे बढ़ा। आप याद रखिए, आसियान को भी आगे आर्थिक रूप से बढ़ना था, लेकिन कभी भी उसने लालच ऐसा नहीं करा कि दूसरों को नुकसान हो या किसी पे हमला करना या पागलों की तरह आगे बढ़ना नहीं। हम बेशक धीमे चलेंगे लेकिन नैतिकता के हिसाब से। अब हम आगे बढ़ते हैं आसियान शैली की तरफ। शैली क्या होता है, एक तरीका होता है कि हम इसी तरीके से काम करते हैं। तो जो आसियान है ना, उसने अपनी शैली बनाई थी जिसके 3 स्तंभ बनाए थे, 3 आधारभूत शिला बनाई थी कि भाई अगर ये नहीं है ना तो हमारा आसियान जो है इसी 3 स्तंभ पे खड़ा हुआ है, और अगर यही घट गया तो हमारा आसियान गिर जाएगा। इन्होंने शैली मतलब कि वो तरीका अपनाया कि हम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो इसके जो मेन 3 स्तंभ है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, पहले तो इसका सुरक्षा समुदाय था, आसियान सुरक्षा समुदाय, यानी हम जितने भी सदस्य हैं वो आपस में एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे, ठीक है, और बाहर से भी सुरक्षित रहेंगे और ऐसा बन के रहेंगे कि कोई हम पे हमला भी ना करे। तो उसने अपनी सेना या अपने आंतरिक बल को बहुत बढ़ाया, अपने बाहरी बल को बहुत बढ़ाया और मिल के काम करने की, मिल के सुरक्षा, एक दूसरे की सुरक्षा करने का उसने एक शैली अपनाई। तो पहला उसका क्या है, सुरक्षा समुदाय, अपना आसियान सुरक्षा समुदाय है कि हम मिल के एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे। सेकंड आता है आसियान आर्थिक समुदाय। अब वही कि भाई हम मिलके काम करेंगे, एक दूसरे के बाज़ार का यूज़ करेंगे, एक दूसरे के साथ साझा बाज़ार करेंगे, आएंगे जाएंगे, जो भी व्यापार आपस में मिलके बढ़ सकता है वो करेंगे, मुक्त व्यापार करेंगे लेकिन मिलके करेंगे, ठीक है, और कोई लड़ाई के बिगड़। और तीसरा इसका क्या था, आसियान सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय।
जैसे मैंने बताया कि आसियान नैतिकता के ऊपर टिका हुआ था और उसने क्या कहा, आपस में जितने भी हम सदस्य देश हैं ना, सामाजिक रूप से साथ में रहेंगे, सांस्कृतिक रूप से साथ में रहेंगे, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे। बेशक पैसे वाले बन जाए लेकिन अपने पीछे की संस्कृति को नहीं भूलेंगे। हमें हमारा कल्चर याद रहना चाहिए, आने वाले लोगों को याद रहना चाहिए। हम अपने कल्चर के साथ ही बढ़ेंगे, आर्थिक विकास नहीं, पैसे में आगे बढ़ेंगे लेकिन अपनी संस्कृति के साथ अपनी संस्कृति भूलेंगे नहीं। तो इनका जो है मेन जो इसके स्तंभ थे जिस पे आसियान टिका हुआ था, जिसको आपको कई बार क्वेश्चन आता, आसियान शैली किसे कहते हैं, आसियान स्तंभ किसे कहते हैं, या खंबे भी आ सकते हैं भाई, स्तंभ मतलब खंबे। तो आप ये जो प्राइवेट शब्द है उसमें कंफ्यूज मत हो जाएगा। तो आप बताएंगे कि उसकी शैली क्या है, उसका स्तंभ क्या है। जो 3 हैं इसी के ऊपर आसियान टिका हुआ है। पहला क्या है, उसका सुरक्षा समुदाय, आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय। और मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करके क्यों है ऐसा, ठीक है। इसका मेन ही बेसिक ये था। अच्छा, मैंने आपको इसके आसियान कब हुआ, इसके उद्देश्य बता दिए। जो 5 बाद में इसमें एंट्री हुई थी मैंने वो भी बता दिया आपको, ठीक है। और इसका बेस जो है, मेन बेस याद रखना, नैतिकता के ऊपर टिका। ये आर्थिक रूप से बढ़ना जरूर चाहता था लेकिन किसी का बुरा करके नहीं, ठीक है। अब आता क्षेत्रीय मंच। जो अब कई बच्चे ना क्षेत्रीय मंच और स्थापना में कंफ्यूज हो जाते हैं, यार सेम ही लग रहा है। अक्सर ये 2 नंबर या 1 नंबर का आता है कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी, या पूछा जा सकता है आसियान की स्थापना कब हुई। तो आसियान की स्थापना तो आपको बताना है ना, अगस्त 1967 में। और क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई, आसियान क्षेत्रीय मंच, तो 1994। अब पूछा जाएगा अंतर क्या है, क्षेत्रीय मंच, इनका जो क्षेत्र है ना उसको हमने एक स्टेज दे दिया, क्षेत्र मंच समझते हो ना, क्या मतलब अरे भाई ऐसा एक स्टेज दे दिया जहाँ पे ये लोग आके अपनी बात रख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, तालमेल बिठा सकते हैं, इसलिए इसकी स्थापना हुई। आपस में ना इन्होंने कुछ टाइम बाद नोटिस किया होगा कि देखो भाई कोई भी ग्रुप है प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सो इन्होंने नोटिस किया होगा कि यार ये ना पंगे बहुत होते हैं आपस में, होता है। हम बेशक शांत कर देते हैं लेकिन अंदर तो पनप रहा होता है ना, वो थोड़ी बहुत जो भी कॉन्फ्लिक्ट होती है या फिर विचार नहीं मिल रहे होते। तो इन्होंने क्षेत्रीय मंच की स्थापना कर दी। कब की जी, 1994 में। क्योंकि आपस में तालमेल बैठाने के लिए, अच्छे मजबूत रिश्ते बनाने के लिए, और उन्होंने अच्छी नीतियाँ बनाने के लिए, और कोई भी टॉपिक हो जिसमें हम आराम से बात कर सके, एक ऐसे स्थान बना दिया ताकि प्रॉब्लम ना हो, और कोई भी बात हम आराम से मतलब उसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्षेत्रीय मंच बना दिया। बहुत ही ज़्यादा 2 नंबर का था, ज़्यादा नहीं, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। स्थापना 67 में, क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में हुई, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अमेरिका को मात देने में जो तीसरे स्थान पर आता है वो है ब्रिक्स। ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म है वो इसी के ही जो सदस्य देश है ना 5, उसके नाम से है। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। पहले ये ब्रिक था लेकिन जब साउथ अफ्रीका ने एंट्री ले ली तब ये ब्रिक्स हो गया। ये भी आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि अमेरिका को मात देने में सबसे पहले यूरोपीय संघ का नाम आता है, दूसरा किसका नाम आता है, आसियान का, और तीसरा आता है ब्रिक्स का। ये मैं सिर्फ संगठनों में से बता रही हूँ, देश में से नहीं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सबसे पहले कौन आता है तो यूरोपीय संघ, दूसरे पे आसियान, तीसरे पे ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी, 10 में एंट्री ली साउथ अफ्रीका में, ठीक है। और जैसे कि सभी की तरह ही इनकी क्या खूबियां हैं जी, नॉर्मल सी बातें, मिल के काम कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से जो भी उद्देश्य है उनको प्राप्त कर रहे हैं, और GDP WTO में GDP अच्छी जा रही है, इनका ये सदस्य देश अच्छे हैं, ठीक है, इनकी आपस में मेल जोल ठीक ठाक है। तो आप ये जो बेसिक चीज़ें हैं आपको वो याद होनी चाहिए, और आप ये किसी में भी डाल सकते हैं। मैं घूमते फिरते कुछ ही बोलती हूँ कि PTP एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और मुझे अभी ये बताओ कि ये किस प्रकार से अमेरिका को मात देगा, क्या इसकी खूबियाँ, ये 4थे नंबर पर आ रहा है। तो बस आपको बेसिक पता होना चाहिए PTP की फुल फॉर्म क्या, कब स्थापना हुई, कौन से सदस्य देश हैं, और मैम विशेषता तो यही है कि मिल के काम करते हैं, पैसे में तेज हैं,
अमेरिका सेना में अच्छी है इसकी, ठीक है, आर्थिक रूप से सेना के रूप में बहुत तेज है और जीडीपी अच्छा है इनका, WTO में बहुत अच्छा वर्क करते हैं, आपसी मेल जोल बहुत अच्छा है, व्यापार बहुत अच्छा करते हैं और ये धीरे धीरे बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये घिसी पिटी बातें आपको याद होनी चाहिए, जो हर आप जब भी हम किसी को मजबूत दिखाते तो ये बातें हमें इसमें रखनी होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली है जो चलता है इसके अंदर ब्रिक्स का आपका या तो एक टिप्पणी लिखने को आ जाएगी या फिर ज़्यादा 3 या 4 नंबर में आएगा कि कैसे आपको बताना है जो ये मात दे रहा है किसको, अमेरिका को। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, देश के बारे में। देश में कौन आता है, चाइना आता है, जापान आता है और इज़राइल आता है। भारत का नाम भी आता है इसमें लेकिन थोड़ा पीछे है क्योंकि हम लोग चल रहे हैं अभी, ओके। सो अब मैं आपको क्या बताने जाऊँगी, चाइना के बारे में कि चाइना कैसे एकदम आगे बढ़ा, कैसे उसने अपनी जो इतना पीछे इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद जो इतना पीछे चल रहा था, अपने टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, कैसे उसने एक एक करके बदलाव लाया, कैसे उसने और बहुत सारी चीज़ें करी और एक प्रमुख देश के सामने खड़ा हो गया कि हाँ, अमेरिका के बाद शायद अगर कोई देश होगा तो चाइना होगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और मैंने आपके जो है डाउट्स को पूरे कर लिए हो। बहुत जल्दी मैंने ख़त्म करने की कोशिश करी थी ताकि हम बहुत जल्दी से कवर कर पाए, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, और बहुत सारे हमारे पॉइंट्स उसे कवर करने हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में प्लीज़ बांटिए, शेयर कीजिएगा ताकि सब्सक्राइब थोड़े अच्छे हो सके, मेरे व्यूज़ थोड़े अच्छे हो सके। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मैं उम्मीद रखती हूँ कि मैं आपको समझाने में या आपके कुछ डाउट्स या आपके जो टॉपिक है उसको पूरा क्लियर करने में सक्षम हूँ। तो नमस्ते।